समस्याएं हैं तो समाधान भी है। समस्याएं हैं तो समाधान भी है। ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। तो आप लोग धैर्य रखिए, सभी का समाधान होगा। तो आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लास ऑनलाइन। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है और जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो वो है सीटेट नवंबर 2012 का क्वेश्चन, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसे हम लोग अच्छी तरह से करते हैं और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। आज थोड़ा क्लास देर से शुरू हुई है, तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहा। आप लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा, मैथ्स पेडागोजी है, इसलिए आपको सही से समझना है, उसके बाद आंसर करना है। ओके, टेक्निकली थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग बनाइएगा और ये बहुत ही एग्जाम के लिए आवश्यक है। 50 मार्क्स से आते हैं, क्वेश्चन तो बन जाता है बनाने वाला, लेकिन पेडागोजी सेक्टर में ज़्यादातर प्रॉब्लम गलती करते हैं। तो ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। सभी कोई आ गए हैं? चलिए ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग। वेरी गुड, बहुत का आंसर आ चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 अथवा 1 = 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? मतलब उसे क्वेश्चन देता जैसे 4, तो 4 को वो 2 + 2 में भी डिवाइड कर सकती है, 4 को वो 1 + 3 में भी डिवाइड कर सकती है। ओके, तो आप भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो वो कर रही, कैसे कर रही है, कहने का मतलब कि चीज़ों को वो तोड़ तोड़ के समझ रही है, जिससे वो आसान होता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मैथ्स में 2 मेथड होता है आपका, संश्लेषण एंड विश्लेषण मेथड। यहाँ पे वो जो पढ़ रही है किस चीज़ से पढ़ रही है? विश्लेषण करके पढ़ रही है, चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ रही है। तो कौन सा ये अवस्था, ये जो वह किस अवस्था में है? परिणात्मक अवस्था, परिणाम डायरेक्ट निकालना ये नहीं होगा। विभाजनात्मक अवस्था मतलब चीज़ों को विभाजित करके, मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ रही है। तो बहुत हद तक 2 नंबर लग रहा है। तीसरा है गुणनखंड, गुणनखंडीय अवस्था, यहाँ गुणनखंड का चर्चा नहीं हो रहा है। और एक संक्रिया अवस्था, संक्रिया जो जीन पियाजे ने दिया है, संख्यात्मक अवस्था दिया है, पूर्व संक्रियात्मक है ना, प्राक संक्रियात्मक परिचालन, तो इसकी भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग 2 को लेकर चलेंगे। विभाजनात्मक अवस्था मतलब चीज़ों को वो तोड़ तोड़ के समझ रही है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत को सही जवाब आया है, सभी को धन्यवाद। तो ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया। चौथा का ऑप्शन में फिर से आपको लोग दिखा दूंगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है लगभग एग्जाम में, और ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। नॉर्मल वे में आप लोग सोचते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। जो भी डाउट होगा आज क्लियर होगा। और जो लेट से भी ज्वाइन किए हैं तो कोई बात नहीं, आराम से आप लोग बनाइए, है ना। चलिए तो देखते हैं, बहुत का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन है कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, ठीक है। 3 क्लास का बच्चा है ना, 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 40082 लिखता है, लेकिन उसको लिखता क्या है? 4082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? मतलब ये जो परेशानी है, इस तरह की जो समस्या है, किस ओर संकेत कर रहा है, क्या समस्याएं हैं? ओके, तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता, मतलब बच्चा कक्षा में अच्छा से नहीं है, 482 को 482 लिखता, लेकिन बोलता है, लेकिन लिखता है 40082। ध्यान नहीं है इसलिए कर रहा है? नहीं, सिर्फ ध्यान नहीं रहने से मतलब वो मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे देखते हैं। दूसरा है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता, मतलब प्लेस वैल्यू है ना, 1 10 100 1000 जो होता है, इकाई दहें सैकड़ा
आप लोग जानते हैं ना सब कोई, वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरह से जो उसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, इकाई दाई, है ना। तो वो इस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इकाई वो बोलने के लिए बोल लेता है, लेकिन लिखने में वो इकाई 00 क्या वैल्यू होगा अगर बीच में आएगा तो वो नहीं समझ पाती। ये ऑप्शन बहुत हद तक बेटर लग रहा है। तो आगे ऑप्शंस को देखते हैं। आप लोग को 4 नंबर ऑप्शन नहीं दिखा पाए ना, देख लीजिए। 4 नंबर ऑप्शन में ये था, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। चौथा ऑप्शन ये था। तो आप लोग देख लीजिए, जो आंसर कर दें देख लीजिए 4 नंबर होगा कि नहीं होगा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन है, बच्चे संख्या की अभिव्यक्ति को विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। संख्या का अभिव्यक्ति को विस्तारित मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म, और लघु रूप जो होता है शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म का बात नहीं हो रहा है। एक्सपेंडेड फॉर्म होता तो 400 + 80 + 2 होता, तो ऐसी बात नहीं है। और चौथा, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है, संख्या लिखना सीख जाएंगे तो बिना प्लेस वैल्यू जाने भी वो किस संख्या को लिखेंगे। तो ये ऑप्शन आपका 4 नंबर नहीं हो पा रहा। तो सबसे अच्छा जो बेटर ऑप्शन है वो 2 नंबर है। तो बहुत लोगों ने 2 आंसर किया है, तो जिन लोगों ने 2 किया है उसका सही है, और जिन लोगों ने नहीं भी किया तो इस चीज़ को समझ जाइए, 2 नंबर आपका जो स्थानीय मान की स्थापना नहीं कर पाता है इस चीज़ को समझने में, इसलिए वो उससे प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही बिग है, तो आप लोगों को बारी से एक बार पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं ऑप्शंस दिखाऊंगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पहले पढ़िए, फिर नीचे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पढ़ लिए? चलिए ठीक है, ओके, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, देखिए। ये चरण 3 पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन का ऑप्शन है ना। चलिए, अब ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आ गया है, और ये रहा आपका ऑप्शन। फिर मैं एक बार बैक करूंगा, एक बार फिर से आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलिए देख लिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ सॉल्व। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। अलग अलग चरण के द्वारा उस चीज को वो बताना चाह रहा है। तो आपका जो ऑप्शंस है, पहला चरण 1, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना पहला है। दूसरा है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टेली चिन्हों का प्रयोग करके, टेली चिन्ह का प्रयोग करके। फिर तीसरा ऑप्शन जो आपका है वो है कि स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्याकरण का अनुप्रयोग, मतलब कि वो जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सब चरण का उपयोग कर रहे हैं। तो ये चरण फिर कह रहा है, इस स्थिति में शिक्षक डैश के पाठ का विकास कर रहा है, मतलब किस तरह के पाठ का विकास कर रहा है। ओके, समझ में आ गया सब आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए, तो आपका फिर यहाँ ऑप्शन कह रहा है, पहला जो ऑप्शन है वो है व्यवस्था संकल्पना, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फॉर्म सिस्टम कॉन्सेप्ट। दूसरा है संक्रिया। संक्रिया क्या होता है? ऑपरेशन, क्रिया, क्रिया से होता है संक्रिया, ऑपरेशन या प्रक्रिया, दोनों एक ही चीज है, प्रक्रिया बोले, संक्रिया बोले। उसके बाद फिर क्या है आपका परिकल्पना प्रक्रिया। परिकल्पना प्रक्रिया, परिकल्पना करना, किसी से कल्पना करते हैं एल्गोरिथम। आप लोग कंप्यूटर जो पढ़े हुए हैं एल्गोरिथम समझे होंगे। एल्गोरिथम के द्वारा किसी भी चीज़ को सॉल्व किया जाता है, ऐसे ऐसे रहता है उसमें एरो करके, ठीक है ना। उसको एल्गोरिथम को किसी चीज़ का एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं, या फिर परिकलन प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसमें वो किस चीज़ का सीक्वेंस को पहले कर रहा है, तो मैं यहाँ बताता हूँ कि व्यवस्था संकल्पना तो पहले आएगा ही है, फॉर्म सिस्टम, लेकिन उसके बाद जो आएगा आपका क्या आएगा बताइए?
एल्गोरिथम आएगा, मतलब व्यवस्था को संकल्पना कर या फॉर्म सिस्टम कॉन्सेप्ट आया, फिर उसे एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व करने को, किसी सवाल को बनाने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन करता है। तो जो जैसा कि ऑप्शन आपका क्या है, इसमें एक में बीच में संक्रिया ऑपरेशन होता है, ये नहीं होगा। फिर यहाँ संक्रिया पहले नहीं होगा, परिकल्पना प्रक्रिया व्यवस्था प्रक्रिया संक्रिया, संक्रिया लास्ट में होगा लेकिन व्यवस्था संकल्पना पहले होगा, जो कि 4 नंबर में है। तो यहाँ पे व्यवस्था संकल्पना, फिर परिकल्पना संक्रिया प्रक्रिया और संक्रिया, 4 नंबर जो नंबर है वो आपका सही है और ये सब क्या है, रॉन्ग है। इस सीक्वेंस में वो काम कर रहा है। तो जिन लोगों ने 4 दिया है उनका क्या है, सही है, तो हम लोग 4 के साथ चलेंगे। ठीक है, तो बहुत लोगों का आंसर सही है। तो ये चरण था, चरण को आपको सिर्फ पढ़ना, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन समझना आसान था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका ये रहा, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। इतना ही है, सब ऑप्शन एक साथ दिख गया आप लोगों को। वेरी गुड। कोई आप लोग चिंता नहीं किए, मैथ्स में थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन रहता है तो परेशानी होती है पेडागोजी में, तो आप लोगों का सब परेशानी दूर हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसका टॉपिक वाइज भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई समस्या नहीं, है ना। तो नॉर्मली आप लोग जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, जो मैथ्स बुक है उससे आप लोग बनाइए, या एनसीईआरटी का 1 to 5 का मैथ्स और 6 to 8 का मैथ्स बनाइए, जो भी साइंस वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग पेडागोजी कर रहे हैं, और कोई टॉपिक में दिक्कत होगा मैथ्स का भी हम लोग क्लास लेंगे, है ना। चलिए, बहुत का आंसर आ गया, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किन किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। मतलब ऐसा कौन सा संख्या, जैसे ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, 24 है यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल टू, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में कह रहा है किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 प्राप्त होगा। अगर सपोज हम यहाँ पे ऐड पढ़ते हैं, ऐड 3 जा 24, आते 24 हो गया। फिर हम 6 4 जा 6 × 4 भी कर सकते हैं, और बताइए आप लोग 12 × 2 भी कर सकते हैं। तो अलग अलग इसमें आंसर आ सकता है। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है। एक होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं हम लोग मुक्त अंत वाला प्रश्न। एक होता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन, जो होता है बंद अंत वाले प्रश्न। तो यहाँ पे क्या ओपन है, मतलब कि 12 दूना 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब अलग अलग ढंग से हम लोग 24 को पूरा सकते हैं। तो कोई लगा कोई आंसर देगा, कोई कोई देगा, तो किसी का अलग अलग हो सकता है। इस कंडीशन में जो क्वेश्चन होता है इसको मुक्त अंत वाला प्रश्न बोलते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। जिस ऑप्शन में है तो उस पर चलते हैं हम लोग। पहला मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर आ रहे हैं, तो 1 नंबर डायरेक्ट आ गया आपका। और सब ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। बंद अंत या बद्ध अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसकी निश्चित संख्या उत्तर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। बच्चे समान समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन तो रिलेवेंट नहीं कर रहा है। चौथा है अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने की बच्चे की सहायता करता है। अधिक संज्ञानात्मक मतलब अधिक से अधिक संज्ञान लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछने से। हाँ, ये बात तो है, लेकिन यहाँ पे प्राप्त होगा, यह प्रश्न पूछ रहा है, यह प्रश्न किस टाइप का है, तो प्रश्न का क्वालिटी पूछा रहा है या प्रश्न का टाइप पूछा जा रहा है। तो हम लोगों का एक में है, 4 नंबर में बचा रहा, हाँ इससे बच्चे को ज्ञान होगा, हम मानते हैं ज्ञान, क्वेश्चन का टाइप तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो 1 नंबर है सही। तो जिन लोगों ने एक आंसर किया है तो उनका सही है, तो बहुत लोगों ने एक किया है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये क्वेश्चन रहा, आप लोग देखिए। चौथा ऑप्शन में तुरंत दिखाता हूँ हम लोगों को, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे। चौथा ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। 1/2 है, 1 ऐसे लिखते हैं तो मतलब 1/2 हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है 1/2 डिवाइड 1/3, इस टाइप से है ना। तो ये है, ये जो है बाय का सिंबल है। तो और कुछ चौथा ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। विद्यार्थी इन दो समस्याओं का गणितीय तुल्यता को समझने योग्य नहीं है, चौथा ऑप्शन ये है आप लोगों का। चलिए, ठीक है, बहुत का आंसर आ गया है।
ये कभी कभी वीडियो में लेट हो जाती है, थोड़ा समय अभी खराब चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं, समस्याएं हैं सभी के साथ। तो आप लोग को परेशान नहीं कीजिए, जब भी आए अगर किसी का छूट जाता है लाइव चैट करना तो आप लोग बाद में वीडियो को देख लिया कीजिए, है ना। और कोशिश रहेगा पहले अर्ली आने का, लेकिन कुछ समस्याएं हैं हो जाती हैं, और कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन कम हो रहा है तो जिसका आंसर लेट हो जाती है ना। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपका क्लास डेली होगा। चलिए, सबका आंसर आ चुका है तो मैं क्वेश्चन के बाद देख लेता हूँ। कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भगा 1/3 मतलब 1/2 डिवाइड 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। मतलब कि अगर कोई केक है, आधा केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं, तो इस तरह से उसका आंसर वो नहीं निकाल पाते हैं। इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को भाषा का विकास बहुत खराब है। विद्यार्थी का भाषा विकास बहुत खराब है, मान सकते हैं भाषा का खराब है, यहाँ पे भाषा विकास पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा है, तो इस ऑप्शन को उतना महत्व नहीं देंगे हम लोग। दूसरा है समस्या कक्षा 5 के उच्च कठिनाई स्तर का, नहीं, ये फ्रैक्शन चैप्टर का है, भिन्न का चैप्टर है। जो ऑफलाइन बैच वाले होंगे वो पढ़े हैं भिन्न, तो ये भिन्न चैप्टर का है ना। पिज्जा हो, केक हो, ब्रेड हो, रोटी जो होता है घर वाला, तो उसको हम कैसे से बांटेंगे, तो ये फ्रैक्शन चैप्टर का है। तो 2 नंबर, ये 5 से ऊपर नहीं है, 5 से नीचे का है। तीसरा है भिन्न पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाए जाए। मतलब बच्चों को जो पढ़ाया गया था, 3 नंबर का रहा ये, बच्चों को जो पढ़ाया गया था भिन्न फ्रैक्शन, मतलब कि संदर्भ के अकॉर्डिंग उसे भाषा सहायता से नहीं पढ़ाया गया था, ऐसा बात नहीं है। बिना संदर्भ के अकॉर्डिंग भाषा सहायता से बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ लैंग्वेज का तो प्रयोग करेंगे ही। तो 3 नंबर भी महत्व है, लेकिन कम महत्व आ रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है बताइए? हाँ, विद्यार्थी इन दो समस्याओं का गणितीय तुल्यता को समझने में योग्य नहीं है। मतलब जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1/2 और 1/3 को सही तरीके से समझ पाता है एडिशन करने के लिए या जोड़ने के लिए कैसे करना है, लेकिन वो क्या समस्या कर रहा है, वो समस्या ये कर रहा है कि 1/3 जो आधे के में कितना होगा वो नहीं कर रहा। मतलब कि दोनों क्वेश्चन में वो रिलेवेंट, मतलब तुलना नहीं कर पा रहा और दोनों को समझ नहीं पा रहा। तो 4 नंबर ऑप्शन डायरेक्ट परफेक्ट है, तो बहुत का 4 नंबर आंसर आया, तो सबका सही है 4 नंबर जिसका भी है। ओके, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है और बहुत बार आप लोगों को एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए। अभी इतना आपको स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका ऑप्शंस को मैं और स्लाइड करूंगा नीचे तब दिखेगा आपको। क्वेश्चन बनाने में भी आज बहुत टाइम लगा है, जिस कारण से भी लेट हुआ है, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग टर्म था, मैथमेटिकल टर्म्स बहुत ज़्यादा था, इसे अरेंज करने में समस्याएं होती हैं, जिस कारण से टाइपराइटर को थोड़ा लेट लग जाता है ना। तो आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देख लिए। चलिए थोड़ा मैं स्लाइड करता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन है कि चलिए आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिए हैं आप होंगे आप लोग। ये रहा आपका ऑप्शन 1 2 3 4, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन एक साथ आपके स्क्रीन पे होगा तो आपको समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आपको 2 टर्म्स में बांटा गया है ना। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है और फॉन्ट क्लियर होगा तो आपको बनाने में आसानी होगी, इसलिए आपको देख लिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा, सब कुछ आंसर देने लगे हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन फिर बाद देख लीजिए आप लोग जो नहीं देख पाए थे। तो मैं इस क्वेश्चन को डील करता हूँ, देखते हैं। हामिदा अपने विद्यार्थियों को गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूप को अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित संख्याएं लिखती है। मतलब हामिदा नाम की कोई शिक्षिका है, वो पढ़ा रही है स्कूल में, मैथ्स को पढ़ा रही है, और अलग अलग मतलब प्रतिरूप को बोर्ड पर वो लिखती है। जैसे प्रतिरूप इस तरह से है 21 डिवाइडेड बाय 7, फिर वो लिखती है 2.1 डिवाइडेड बाय 0.7, फिर वो लिखती है 0.21 डिवाइडेड बाय 0.27। ओके, फिर वो लिखती है 0.
021 डिवाइडेड बाय 0.007, मतलब सभी में एक कुछ सिमिलैरिटीज है आपका, आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ बढ़ रहा है तो कुछ घट रहा है, इस तरफ से है। तो फिर आपको अब मैं साइड करके बताता हूँ। कह रहा वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से वह कहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि, मतलब इस तरह से बोर्ड पे बता दिया गया, तो इससे स्टूडेंट क्या अवलोकन, क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो अलग अलग स्टूडेंट अलग तरह से ऑब्जर्व करेंगे, तो सही ऑब्जर्वेशन क्या होगा उससे अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है। ओके, तो आपको बताना है और आप लोगों ने बता भी दिया है, तो हम लोग देखते हैं इसको। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका कि जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुना किया जाता है तो गुणनफल समान आता है। ऐसा ही होगा क्या? एक गुणज को 10 से गुना करेंगे और दूसरे को विभाजित करेंगे तो दोनों समान होगा? नहीं होगा समान। फिर आप कहा जाता है क्या, जब एक भाजक की संख्या 10 से घटत होती है, मतलब कमी होता है, और दूसरे में 10 से घात बढ़ता, मतलब घात बढ़ा जाता है, तो गुणात्मक समान रहेगा? नहीं, ये भी समान नहीं होगा। तीसरा, यदि भाजक और भाज दोनों 10 की घात से बढ़ाया जाए, मतलब भाजक में भी 10 बढ़ाया जाए और घटाया जाए, या तो भागफल के समान रहता है। मतलब कि यदि भाजक और भाज दोनों में 10 घटता है या बढ़ता है, लेकिन भागफल क्या होता है? समान होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, अगर 21 में 7 से भाग देंगे, 7 क्या 21 होता है, 7 3 21, और 2.1 डिवाइडेड बाय 0.7, उसका भी वही चीज़ होगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, देखिए जैसे क्या है, 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21 हो गया। अब यहाँ पे इसको मैरेज करता हूँ, फिर देखिए 2.1 डिवाइडेड बाय 0.07, ध्यान से आप लोग समझिए क्वेश्चन को, है ना। अब ये टेक्निकली क्या है, ये क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे ये 0 नहीं है, मतलब कि 2.1 डिवाइडेड बाय 0.7 है, मैं 0.7 लिख दिया था। अब ये डेसिमल है और ये डेसिमल कर जाता है, आपको पता है, और यहाँ पे 21, 7 3 21, तो सेम आपका जो आंसर है सेम आ रहा है। वो कोई भी टर्म को हम लोग सॉल्व करते थे, यही सिमिलरिटीज दिखाना, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर, यदि भाजक और भाज में दोनों को 10 घटाते हैं या बढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भागफल समान आता है। तो वही चीज हो रहा है, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है कि परफेक्ट 3 नंबर आ रहा है। तो यदि भाजक और भाज दोनों में 10 घात से घटाए जाए और भागफल को 10 घटा, और भागफल भी 10 की घात से घटता है, ऐसा तो नहीं है, नहीं घट रहा है, तो 3 नंबर बहुत लोगों ने आंसर दिया है, और 3 के साथ ही हम लोग चलेंगे, 3 नंबर में परफेक्ट बातें हो रही है, तो 3 सही है आपका। ओके, क्वेश्चन लंबा था लेकिन कॉन्सेप्ट आसान था, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। सीटेट में या फिर और भी टेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहता है, लेकिन आपको अगर सही से एक बार समझ में नहीं है तो 2 बार पढ़िए, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशनलाइज नहीं होना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन था आपके सामने में, जीन पियाजे जी के बारे में क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, मतलब पियाजे जी का कहना है कि जो सामाजिक अनुदेशन होता है, जो समाज में हम लोग मिल के समूह में कोई काम करते हैं या उस तरह से किसी समस्या को सॉल्व करते हैं, इस बात पे जीन पियाजे ने कहा है। तो गणित का एक जो शिक्षक है उस चीज को, पियाजे को सिद्धांत को मानते हैं, तो वो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों, मैनिपुलेटिव और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। दूसरा है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, सामूहिक परियोजना या सामूहिक परिचर्चा का वो प्रयोग करेगा। फिर कह रहा है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति या चौक डस्टर पद्धति का प्रयोग करेगा। तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे चौक और टॉक, ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सामूहिक गतिविधि, सामाजिक अनुदेशन से सिखाना होता है। तो सामाजिक अनुदेशन में क्या होता है कि आप लोग समूह परिचर्चा करते हैं,
सामूहिक योजना कोई काम दिया जाता है, मैथ से रिलेटेड कुछ सवाल दिया जाता है, दुकान से कुछ सामान आने पर क्या हिसाब हुआ, प्रॉफिट लॉस, इस तरह से बताया जाता है। तो आपको इसके साथ 2 के साथ चलना पड़ेगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है जीन पियाजे जी के अनुसार, और वो टीचर भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो 2 नंबर आपका सही है आंसर, जिन लोगों ने दिया उसका सही है। ओके, बहुत का सही जवाब है, बहुत अच्छा आप लोग आंसर किए हैं आज। चलिए, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और पसंद आ रहा है वीडियो जो पुराने हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी का लिंक दिया हुआ, व्हाट्सएप, आप लोग वहाँ से सोशल हैंडल से जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट को वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन है, और ये स्केल है, देख लीजिए आप लोग, ये स्केल है आपका, आपको स्केल दिख रहा है, ये स्केल है। आप क्वेश्चन पढ़िए, तो फिर मैं ऑप्शन को क्लियर करता हूँ। आपके सामने ये स्केल है, ऐसा ही टूटा स्केल है। ठीक है, तो चलिए पढ़िए। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर, जो आपको आगे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अंडरलाइन मैंने किया है, आपको दिख रहा होगा। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर का निशान को चिन्हित करता है। मतलब कि उससे पूछा था रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, तो वो उठा और यहाँ 5 सेंटीमीटर जो है इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है नाम लोगों को 5 सेंटीमीटर, ये 5, यहाँ पे वो टिक कर देता है। ओके, तो यहाँ पे रूलर आगे में टूटा हुआ, कितना टूटा हुआ मुझे पता नहीं है ना, तो ये तो क्लियर नहीं है। तो अब ये ऑप्शंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऑप्शन कह रहा है, तो उसका उत्तर सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्ह किया है। दूसरा कह रहा है गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तीसरा कह रहा गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हम लोग आंसर दे रहे हैं। तीसरा है गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे दो से शुरू करना चाहिए था। 2 से कह रहा है कि 5 से नहीं, जो पूछा था 7 तक चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। फिर यह बात ये बता रहा है कि उसका संकल्पना त्रुटिपूर्ण है, 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में न के बराबर है। चलिए, तो देखा जाए इस क्वेश्चन को। ठीक, तो ये जो टुकड़ा है आप लोग देख रहे हैं, इस फिगर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे टूटा हुआ है और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और 0 से 1 और 1 से 2 टूटा हुआ है, और यहाँ पे यहाँ स्क्रीन में 7 नहीं, इस चीज को भी देखिएगा। आपका एक ऑप्शन थोड़ा सा परफेक्ट हो रहा था, 3 नंबर की गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 चिन्ह करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। 7 के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है स्केल में, तो स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तो जो कि 3 नंबर तो होगा नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा कि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था, मेजर करना चाहिए था, जो कि आपका 1 नंबर है, सही है, क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि 5 के निशान पर गलत चिन्ह पे लगा देंगे तो हम कैसे मान लेंगे वो 5 सेंटीमीटर का, आगे में स्केल टूटा हुआ, तो 1 नंबर तो होगा नहीं। ओके, दूसरा नंबर यह गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्ह को 2 बिंदुओं को। वेरी गुड, 2 नंबर जो है गलत है, सही में क्वेश्चन गलत है, जो आंसर उसका गलत है, क्योंकि वो निशान नहीं दिखा रहा है, तो 2 नंबर बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। और तीसरा देखते हैं, गलत है क्योंकि रूलर, ये तो हो गया। चौथा, एक बात यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है और 5 में एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में, बिंदु के रूप में, लंबाई के रूप में नहीं। 4 नंबर भी नहीं बैठा, तो बहुत लोगों का 2 है, और सही में 2 सही भी है। तो 2 जिन जिन लोगों का है उनका सही है, अगर स्केल टूटा हुआ है आप देख रहे हैं और आपको डिस्टेंस मापना है, तो जिनका भी सही है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग आंसर किए। कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था देखने में, डिफिकल्ट था नहीं। चलिए, तो आपका 5 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन लंबा होता है मैथ्स पेडागोजी में, है ना,
लेकिन क्वेश्चन के बीच को थीम को समझना क्या पूछा जा रहा है। आपको डराने के लिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन देगा, आपको डरना नहीं है ना। चलिए आप लोग देख लिए क्वेश्चन, फिर मैं ऑप्शंस दिखाता हूँ। 3 और 4 थोड़ा सा हाइड हो रहा है। 1 2 देख लिए। चलिए तीसरा चौथा दिखा देते हैं। ये रहा तीसरा चौथा ऑप्शन। ओके चलिए आंसर आना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग आंसर दीजिए, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन करा, उमा सम और विषम, इवन और ऑड संख्याओं की संकल्पना, कॉन्सेप्ट, संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रही है कि इवन कौन होगा, ऑड कौन होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इवन संख्या क्या होता है, ऑड संख्या क्या होता है। 2 एग्जांपल दीजिए, तो इवन का 2 और ऑड का 2, जल्दी से दीजिए एग्जांपल। चलिए जल्दी से दीजिए एग्जांपल। फिर कह रहा, उसकी संकल्पनाओं को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकर, मतलब जो गिट्टी उट्टी होता है ना, और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। मतलब कि आप इवन और ऑड का जोड़ा बनाइए। सपोज 2 आपको, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, इवन कौन ऑड, वेरी गुड। तो 2 क्या इवन नंबर है, 3 क्या ऑड, मतलब जो ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, सम संख्या, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो भी सम संख्या ऑड होता है। जैसे क्या 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहती है। 1 से 20 में मतलब वो गिट्टी से आपको बताना है। जैसे अगर ये 2 ठो कंकर है तो ये क्या है, इवन हो गया। फिर 3 कंकर ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। इस तरह से वो 1 से 20 तक की संख्या को छांटने के लिए कर रही है। समझ में आ रही है बात। तो कंकर, फिर कह रहा कंकरों के लिए कहा, जिन कंकरों को जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए, मतलब जोड़ा बनेगा जिनका नहीं बनेगा, मतलब पेयर बनेगा तो इवन होगा। उमा, अब फिर करा कि जोड़ा बन पाए, तो उमा चाक्षुष शिक्षार्थी है। मतलब उमा जो लड़की से वो चाक्षुष, मतलब चाक्षुष मतलब समझ रहे, बताइए क्या होगा, आंख का समस्या है। दूसरा करा कायिक गतिक शिक्षार्थी। कायिक गतिक शिक्षार्थी मतलब क्या होता है, काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर क्या होता है, जिसको आंख कान के द्वारा समझाया जाता है, उसे देखने में सुनने में प्रॉब्लम है, और उसे फिजिकल या कुछ एग्जाम्पल्स और सॉलिड एग्जाम्पल्स, जो मूर्त चीजें होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया जाता है शिक्षार्थी को। ठीक है, श्रवण शिक्षार्थी मतलब सुनने में प्रॉब्लम है। चौथा है वो व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, मतलब कि व्यक्तिगत ध्यान की उससे आवश्यकता है, चौथा ऑप्शन है। तो आप लोगों ने आंसर बहुत अच्छा किया है। चलिए तो क्या समस्या हो सकता है, मतलब कि जो इवन आउट को नहीं समझ पा रहे तो उसे कंकर के द्वारा उसे चुनने के लिए कह रहा है, पिक करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए क्या समस्या है उस बच्चे को। तो वो जो है नहीं समझ पा रहे तो उसे कंकर वो अलग अलग करेगा, किससे करेगा, हाथ से करेगा, फिजिकली चीज से करेगा। और फिजिकली चीज से करेगा तो वो टच करेगा, 2 गिट्टी अलग 2 गिट्टी अलग। तो इस तरह का समस्या को हम लोग किस में लेके चलेंगे, देखने में प्रॉब्लम है, उसे क्या हो रहा है, देखने में प्रॉब्लम है, साथ साथ क्या हो सकता है, उसे सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम ऐसे ऑप्शंस को लेते हैं जिसमें सभी ऑप्शन समाहित है, जो कि 2 में ऑप्शन है। आपका जो 2 ऑप्शन है ना, 2 नंबर कायिक गतिक प्रॉब्लम, मतलब काइनेस्थेटिक, जो काइनेस्थेटिक लर्नर है उस टाइप का समस्याएं हैं, तो 2 के साथ चलेंगे। उसे इस कंकर से वो अच्छी तरह से इवन ऑड वो कर सकती है। ओके, तो जिन लोगों ने 2 आंसर दिए उसका सही है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देखिए इसको। और नेक्स्ट ऑप्शन जो चौथा ये है मैं उसे दिखा दूंगा, पहले आप लोग इतना क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत को नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं है, वीडियो को फिर से पिक बैक करके आप लोग देख लीजिए। और मैथ से एक वीडियो और आ चुका है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वर्ड पे काम कीजिए, घर पे आप लोग डिक्शनरी से जिस वर्ड में दिक्कत है उसको, साइकोलॉजिकल वर्ड को आप लोग एक डिक्शनरी में लिखिए, जिससे आपको जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो कम आएंगी। क्या कि वर्डों को अगर समझ ले साइकोलॉजिकल वर्ड को, आपको आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, चौथा ऑप्शन ये है आपका, देख लीजिए।
देख लीजिए। चलिए तो इसको सॉल्व किया जाए। बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कक्षा 4 में बिंदु और रेखा नर ज्योमितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। बिंदु समझ रहे हैं, ये पॉइंट हुआ, बिंदु इससे हुआ, और रेखा तो ये होता है। अब यहाँ पे कह रहा है आकलन निर्देश होंगे, मतलब कक्षा चौथा का बच्चा के बारे में बिंदु और रेखा और नर ज्योमितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश क्या होंगे बताइए। तो ऑप्शन है आपका, पहला है कि रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। रेखा और रेखाखंड, रेखा क्या होता है, दोनों तरफ अनलिमिटेड जाता है। रेखाखंड क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लिमिटेशन होता है। सपोज रेखा ये हो गया, मतलब ये कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं है। और रेखाखंड क्या होता है, टू एंडिंग पॉइंट होता है, मतलब ए और बी, मतलब और ए और बी से आगे वो नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा है सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप कर सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। आप लोग ध्यान दें, चौथा क्लास का बच्चा है। फिर तीसरा है परिशुद्ध और रूप से सीमा सेंटीमीटर और इंचों को में रेखाखंडों को माप सकता है और रेखाखंड के अंतर बिंदु को चिन्हित कर सकता है। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। परिभाषित वाली बात तो होगा नहीं, एक 4 क्लास का बच्चा उतना परिभाषा जानेगा नहीं, तो 4 नंबर तो आपका ऑप्शन ऐसे ही कट जाता है। तो आप ये बताइए कक्षा 4 में जो बिंदु और रेखा के बारे में ज्योमेट्री पाठ पढ़ाएंगे तो कितना चीज को वो जान सकता है। तो स्टार्टिंग बच्चा है तो उतना नहीं जानेगा, तो आपको रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता होगा कि रेखा क्या है रेखाखंड क्या है, ये चीज बता देगा। बिंदु चिन्ह कर सकता है, बिंदु में चिन्ह कहाँ कहाँ होगा, और दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच भी सकता है। अगर कोई लंबाई 4, अगर कोई कहेगा 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो, रहता है किताब में आप लोग देखेंगे 4 सेंटीमीटर रेखाखंड को लो, बच्चा स्केल लेकर के यहाँ से यहाँ ए बी खींचा और लिख दिया 4 सेंटीमीटर, तो इस चीज़ को वो बता सकता है। तो आप एक के साथ चलिए, 1 नंबर परफेक्ट है कि इतना चीज़ वो 4 क्लास में जान जाता है। तो बहुत लोगों ने 1 दिया है, सभी का सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हम लोग का मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस वाले हों, 6 to 8 वाले हों या 1 to 5 वाले हों, मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैथ्स जो सब्जेक्टिव रहता है बनाने वाला, वो उसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करते नहीं, पेडागोजी में थोड़ा सा कमी होती है, तो इसे हम लोग इस तरह डिस्कस करने से और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए मैं ऑप्शन थोड़ा सा और दिखाता हूँ। तीसरा और चौथा ऑप्शन ये है। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि, है ना। भुजा का प्रयोग है, कोण का प्रयोग है, या फिर जो भी इस टाइप से बताते हैं। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है उसका बताइए। आपसे उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो उद्देश्य को उसका पढ़ते हैं। एक विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों को सहायता करना, मतलब अनेक अनेक परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों को सहायता करना। और आपको पता है कि परिभाषाओं पे कम जोर देना है, थोड़ा सा बताया जा रहा है, लेकिन उसमें परिभाषा को खोजने के लिए नहीं बताया जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपको परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, 1 नंबर। दूसरा ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा है विभिन्न परिप्रेक्ष्य से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करना, मतलब अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, जैसे ये परिभाषा बताए चतुर्भुज है, तो वो भुजाओं का प्रयोग कैसे करें, कोणों का प्रयोग कैसे करें, विकर्णों का प्रयोग कैसे करें, इस सब चीज़ को बता रही है। तो बहुत हद तक ये ऑप्शन आ रहा है आपका। तीसरा देखते हैं, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने, तो 3 नंबर कंठस्थ की बात नहीं होगी, रटने की बात कभी भी नहीं करना है, 3 करें। चौथा, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों को सहायता करना।
तो एक चीज देखिएगा, कक्षा में शिक्षिका विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोनों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्रयोग करने की बात हो रही है, समस्याओं को समझाने का बात नहीं हो रहा है, या सभी समस्याओं को सॉल्व करने की बात नहीं हो रही। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में परिभाषा पर आधारित समस्या कहाँ बहुत कम आता है। तो समस्या तो आपको परिभाषा से बस कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली पूछा जाता है। तो आपका 2 नंबर परफेक्ट है कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करे, किसी भी परिप्रेक्ष्य में, चाहे कौन से हो, भुजा से हो, विकर्णों से हो। तो 4 नंबर नहीं होगा आपका, 2 नंबर सबसे परफेक्ट आ रहा है। तो बहुत लोगों ने 2 नंबर दे भी दिया है आंसर, तो सभी का सही है। ओके, तो आप लोग घबराइएगा नहीं जिसका गलत भी हो रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ में आएगी चीज़ें। थोड़ा सा टफ है, तो टफ को आसान हम लोग कर रहे हैं ना। चलिए, और आपका क्वेश्चन रहा नेक्स्ट आपके सामने। आप लोग घबराइए नहीं, 1 से 2 बार पढ़िए तब आंसर दीजिए, निश्चित सही होगा आपका। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन है विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोनों के मध्य संबंध, खरा जो ऊर्ध्वाधर होता है, करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोनों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। जो भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है समान है। इस केस में वेन हिल जो साइकोलॉजिस्ट थे के अनुसार विद्यार्थी का स्तर क्या है, मतलब कि अलग अलग रेखा खींचना, समान लिखना, कोण बनाना, तो इस टाइप का चीज़ें चर्चा कर रही है। तो और वो अलग अलग ढंग से कर रहा है, मतलब कोई आकृति खींचता है, कोण को मापता है और यह देखता है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है या नहीं है। जैसे कोण को नापे, हम ऐसे बोल दिए 60 डिग्री का है, तो उसने अलग अलग तरह का है ना प्रोटेक्टर से या फिर अलग अलग चीज़ों से नाप के वो चीज़ देखा कि सही है या गलत है। तो इस कंडीशन में वो किस अवस्था में, चाक्षुषीकरण के स्तर में, मतलब कि आंख से देख कर कैसे समझने के स्तर में है। यहाँ पे आंख से देखा नहीं जा रहा, वो खुद करता है, अलग अलग क्वेश्चन को बनाता है। आप लोग बच्चे में बनाए होंगे, सेट स्क्वायर से है ना एंगल बनाना 90 डिग्री का, 45 डिग्री, 85, इस टाइप से बनाते होंगे। तो यहाँ पे आप लोग विश्लेषण करते हैं, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है। निगमन आगमन, निगमन बता दिए आप लोग को, नियम से उदाहरण, निगमन आगमन, उदाहरण से नियम। अनौपचारिक निगमन स्तर पर ये भी बात नहीं, निगमन स्तर ये भी नहीं हो रही। आपका हो रहा है क्या, बच्चा विश्लेषण कर रहा है, अगर कुछ गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, इस चीज़ को वो देख रहा है, नाप कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो 2 नंबर परफेक्ट है, तो जिन लोगों ने 2 दिया सही है, और 52 के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए, आप लोग कोई समस्या नहीं हो मैथ्स में, सभी तरह की समस्याओं का आप लोगों का समाधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ चुका है आपके सामने, बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, HOTS का, और आपको क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, देखा जाए इस क्वेश्चन को। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, आप लोग फुल फॉर्म इसका नहीं लिख पाए, HOTS, इसका फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ओके, ये फुल फॉर्म हो गया आपका। पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं, इस तरह का जो प्रश्न क्या मांग, तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान का। फिर कह रहा है आपको एल्गोरिथम के ज्ञान का, एल्गोरिथम जो बताए थे मैथ्स में, अलग अलग एल्गोरिथम कुछ सवाल बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। संकेतों और चित्रों के ज्ञान का, कुछ सीमा और संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, कुछ सीमा और संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान।
कुछ सीमा नहीं होता। जो हायर HOTS वाला जो क्वेश्चन होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन, तथ्यों, नियमों, सूत्रों का ज्ञान होता है बच्चे को, अच्छी तरह से कोई सवाल को बना सकते हैं, जैसे कह सकते हैं एडवांस मैथ, है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये 1 नंबर में जो आपका है कि तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान से वो सवाल को बनाते हैं। तो जिन लोगों ने 1 दिया है सभी का सही है। बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब आया। चलिए ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह समझें और क्वेश्चन को बनाएं, ये मेरा उद्देश्य है, सीखें, कोई समस्या नहीं हो। चलिए आगे आपका क्वेश्चन आ चुका है। चलिए सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए, आंकड़ा जो डाटा से संबंधित जो भी क्लासिफिकेशन होता है, विश्लेषण होता है, विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है, क्या सबसे अच्छा रूपात्मक कार्य है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, मतलब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। फिर दूसरा कह रहा है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले करेंगे। अब बताइए आंकड़ों के लिए रोल प्ले उतना बेटर तो होगा नहीं। वर्ग पहेली हो गया, वर्ग में पहेली बुझाएंगे। सर्वेक्षण आधारित परियोजना, मतलब कि आपको सर्वेक्षण करेंगे, उस तरह से प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को, वो सर्वेक्षण करें सब कुछ पे, उसका वो प्रोजेक्ट तैयार करें। कहीं जैसे किसी डाटा के बारे में, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि ठीक है आपके गाँव में कितना जनसंख्या है, तो बच्चे को एक दिन हम कह देंगे कि ठीक है आज चलेंगे हम लोग आपके गाँव में और 10 घर का सर्वेक्षण करेंगे कितना पॉपुलेशन है। तो इस तरह से सर्वेक्षण आधारित परियोजना देंगे, तो प्रोजेक्ट देंगे, तो बच्चे ज़्यादा चीज़ सीखेंगे और डाटा का सही ज्ञान कर लेंगे, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चाइल्ड हैं। तो इस तरह से बच्चे को क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 4 नंबर सबसे परफेक्ट होगा, तो 4 के साथ हम लोग चलेंगे। ओके, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ऑप्शन 2 टू हाइट था, तो वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है त्योहारों के समय, मतलब जो भी फेस्टिवल्स होते हैं के समय, कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण, मतलब परसेंटेज प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। सेल मतलब जो बेचा जाता था सामान पर त्योहार के समय में, है ना। ईद है, आपका दुर्गा पूजा है, अलग अलग जो फेस्टिवल, पोंगल है, इस समय जो फेस्टिवल में क्या होता है, सामान जो बिक्री होता है, परसेंटेज ना लॉस या फिर परसेंटेज डिस्काउंट है, ये अलग अलग चीज़ें है। तो इस तरह का चर्चा करने से क्या होगा। पहला ऑप्शन है एक दूसरे से विचारों को सुनने को विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब एक दूसरे से विचार को वो सुनेंगे, क्या सही क्या गलत है, और साथ ही साथ तर्क प्रस्तुत करने के लिए देंगे कि किस तरह से डिस्काउंट है, किस तरह से फायदा होता है, किस में कौन कपड़ा में कितना डिस्काउंट है, इस टाइप से। दूसरा ऑप्शन है कि उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर को स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करता है। मतलब इस तरह से चर्चा नहीं करना चाहिए, कक्षा में पूरा हल्ला गुल्ला होगा, पढ़ाई नहीं होगा, बच्चे को डिस्टर्बेंस होगा, ऐसी बात नहीं। चर्चा करने से हमें समस्याओं का समाधान होगा, वो परसेंटेज को अच्छी तरह समझ पाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो 2 नंबर आपका उतना ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। तीसरा है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थी की सहायता करती है। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में, मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत प्रकरण समय के समय सेल पर कक्षाएं ज्यादा हो रही है, सेल की कैसे बेचा जाता है, किस तरह से परसेंटेज पैदा होता है। तो यहाँ पे मैथ्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे वाद विवाद भी सदा करता है, वाद विवाद कौशल को बढ़ाने का बात नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा, चौथा, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और
और कक्षा के माहौल को खराब कर दिया। यहाँ पे और होगा, और कक्षा का माहौल खराब, ऐसी बात नहीं है। माहौल गर्म नहीं कर रहे हैं, हम परसेंटेज को सिखा रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा कि आज जो है मॉल में इस कपड़े में 50% डिस्काउंट, आपका कोई दोस्त लेके आया सामान को ना, 2 टी-शर्ट लेके आया 50% डिस्काउंट, आपको बताया ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा मॉल में ऑफर दे रहा है, तो फिर वो दूसरा लड़का बोला हाँ पापा गए थे ऐसे ऐसे मॉल में सामान खरीदे थे, ये इतना डिस्काउंट हुआ था। तो अगर किसी चीज़ का 100 रुपया दाम था, वो 50 रुपया में लेके आए थे। तो इस तरह से डिस्कस करने से वो चीज़ को, परसेंटेज को समझ पाएंगे और सेल को समझ पाएंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। तो चीज़ें आपको, तो आपको और रियल लाइफ इंटेक्शन हो गया, चीज़ों को सीखे बच्चे, तो आपका सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 1 दिया उनका सही है, बहुत अच्छा जवाब दिया हम लोग। तो आप लोगों को मैं ऐसा कहता हूँ समझ में आएगा मैथ्स का प्रॉब्लम, और इस तरह का जितना भी समस्याएं हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ 2012 का है नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूँ। साथ ही साथ कुछ टॉपिक को भी हम लोग लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। उसके बाद मेरे कोई क्वेश्चन डाउट तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। शेयर करने से क्या होगा, तो हमारा जो है, जो हमारा परिवार, यूट्यूब परिवार, वो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, आप सभी कोई अपना डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सभी को धन्यवाद, और आगे क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। ओके।